सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश बिरादर, सहायक प्राध्यापक, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा। मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर ऑप्शनल हिंदी चौथा सत्र के लिए, यानी चौथा सेमेस्टर के लिए, और गुलबर्गा विश्वविद्यालय से संलग्न हमारा आज का यहाँ 17वीं सत्र है। तो इससे पहले हमने पहले सत्र में देखा देवनागरी लिपि का उद्भव किस भाषा लिपि से हुई, यानी किस एक अंग से हुआ। देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि का एक अंग है। ब्राह्मी लिपि का उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि का ये उद्भव देखते हैं हम लोग। तो उत्तरी शैली में और दक्षिणी शैली में पश्चिमी पंजाब, मध्य प्रदेशी, तेलुगु, कन्नड़ा, दक्षिणी में ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, तमिल लिपि, ऐसे हमने देखा। तो उत्तरी शैली में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि, शारदा लिपि, बंगला लिपि। तो ब्राह्मी से उद्भूत भारतीय भाषाओं में उत्तरी शैली में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, वहीं पर कुटिल लिपि में ही नागरी और शारदा लिपि आते हैं। दक्षिण में हम जब जाते हैं तो ब्राह्मी लिपि से ही हमारे को आधुनिक तमिल, आधुनिक ग्रंथ लिपि, मलयालम और ब्राह्मणी, जैन, तुलु, ये भाषाएं हम दक्षिणी शैली में देखते हैं। और इसी के साथ तेलुगु, कन्नड़ा, ये भी ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली का प्रभाव हमने पिछले सत्र में देखा। तो पिछले सत्र में हमने यहाँ भी देखा कि नागरी लिपि से बंगाल कैथी, महाजनी, राजस्थानी, मोडी, गुजराती, मालवी, आधुनिक नागरी, नंदी नागरी, इस तरह के लिपियों का भी हमने भाग में उसका उद्भव नागरी लिपि से हमने देखा है। तो आगे हम जो नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है, वहाँ किस हद तक वैज्ञानिक है, यानी लिपि की क्या विशेषताएं हैं, उसकी वैज्ञानिकता का क्या धरोहर है, किस तरह से हम उसे वैज्ञानिक स्तर दे सकते हैं। तो इसका हम थोड़ा संक्षेप में आज के इस सत्र में हम उसके पॉइंट्स देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो लिपि की विशेषताएं में आप लोग इस लिपि के इसमें इतिहास को समझेंगे, लिपि की इतिहास को समझेंगे। पिछले सत्र में जैसे आप लोगों ने देखा, उसकी विशेषताओं का अध्ययन हम इस सत्र में करेंगे। लिपि का इतिहास अध्ययन कर सकेंगे और देवनागरी का उद्भव और विकास की प्रक्रिया किस तरह से हुआ है, उसका भी हम प्रयोजन लेते रहेंगे। तो अभी देवनागरी जो लिपि है, वहाँ लिपि जो है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं को बताने का क्रम अक्सर यहाँ कहा जाता है कि वैज्ञानिक लिपि से भरपूर है, देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। तो प्रश्न यहाँ आता है कि वैज्ञानिक लिपि है तो वैज्ञानिकता प्रदान करने वाले वो कौन से तत्व हैं जो वैज्ञानिकता के आधार पर वैज्ञानिक लिपि हो सकती है। तो वैज्ञानिकता के आधार पर खरा उतरना हो तो हम देखते हैं कि लिपि में क्या रहना चाहिए, उसके तत्व या उसको लिपि का लक्षण भी हम उसे कह सकते हैं। वैज्ञानिक आधार पर यानी मानक लिपि, जो मानक भाषा होती है उसकी लिपि का जो आधार होता है, उसी तरह देवनागरी लिपि को भी हम अगर से एक वैज्ञानिक लिपि कहें तो उसके अंदर भी किस तरह के विशेषताएं, किस तत्व को वहाँ होना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक ध्वनि के लिए एक वर्ण हो, वो कहता है वैज्ञानिकता क्या कहता है, वैज्ञानिक लिपि एक ध्वनि के लिए एक वर्ण हो, एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करे। जो एक ध्वनि है
एक वर्ण है यानी एक अक्षर है, क हम लिखते हैं तो उसे क ही कहे जाए, फिर दूसरी जगह पे क कहना गलत बात है। मगर इंग्लिश में हम देखते हैं सी को क भी कहते हैं, स भी कहते हैं। तो इस तरह से ना ही नहीं होनी चाहिए। तो क, प, च, ट, त, प ये जो अक्षर हैं एक वर्ण का एक ही ध्वनि होनी चाहिए। च का एक जगह पे च हो जाए, फिर दूसरी जगह पे वो ज हो जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या है ये? लिपि के तत्व है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। प्रश्न में भी आ सकता है, लिपि के तत्वों को लिखिए और देवनागरी लिपि का विशेषताओं को बताइए, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। मात्रा एवं वर्ण चिन्हों में भिन्नता हो। मात्रा यानी ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು। ಮಾತ್ರೆಗಳು क, का, की। जो क को आ मात्रा लगाते हैं तो का हो जाता है, ई मात्रे लगाते हैं तो की हो जाती है, बड़ा ई या की लगाते हैं तो ई लगाते हैं तो की हो जाती है, क को ऊ मात्रा लगाते हैं तो यहाँ पर मात्राएं जो हैं वो भी अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। माने जो अ आ इ उ रु ए ऐ ओ औ अम अहा जो मात्राएं होते हैं वो भी एक समान नहीं दिखना चाहिए, और मात्राएं और वर्ण चिन्ह भी में भिन्नता होनी चाहिए, और लेखन और उच्चारण में एक रूपता होनी चाहिए। यहाँ बहुत ही विशेष रूप से इसे देखना पड़ेगा, विशेषता से इसका ऑब्जर्व हम करते हैं। तो लेखन यानी जो हम लिखते हैं और जो हम उसका उच्चारण करते हैं, जो उच्चारित होता है वह लिखने में एक रूपता हो, सरल हो एवं स्पष्ट हो, उच्चारण एवं लेखन में व्यवस्थित हो। यानी क ग ग ण क ग ड प ऐसा नहीं होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, और ध्वन्यात्मक दृष्टि से संतुलन स्थापित करती हो। ध्वन्यात्मक दृष्टि से यानी क ख ग घ न च छ ज ज न, यहाँ इस तरह से संतुलन, एक संतुलन से चलता हो। तो वैज्ञानिक संदर्भों में इतने जो लिपि होते हैं, लिपि के इतने जो तत्व होते हैं, यहाँ तत्व किसी भी लिपि में है तो वहाँ एक वैज्ञानिक लिपि कहा जा सकता है। तो इसके हिसाब से देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? तो देवनागरी लिपि पूर्णतः पालन करती है इन सभी तत्वों का। इस प्रश्न का उत्तर हमें देवनागरी लिपि के विशेष गुण को देखने पर हमें समझ में आएगा। यहाँ पर देवनागरी लिपि का जो अधिक से अधिक चिन्ह से संपन्न है, यानी वहाँ एक अक्षर के लिए एक अलग से चिन्ह है। अ आ ई उ रु ए ऐ क ख ग घ ण, ये सभी क्या है? अलग अलग अक्षर इसमें है। और इसमें हम देखते हैं कि स्वर के लिए जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होते हैं वो स्वर के रूप में है। जो व्यंजन के रूप में हम देखते हैं कि वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन एक ही लाइन में 5 अक्षर आते हैं, क ख ग घ ण च छ ज ज य। इस तरह से व्यंजनों का भी वर्गीकरण पद्धति इसमें हम देखते हैं। तो देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति से है, उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नों के आधार पर किया गया है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक लिपि का अलग अलग स्वतंत्र वर्ण है, यानी देवनागरी लिपि जो है वह जो वर्ण है वो अलग अलग है। यानी क स च कौन से भी अक्षर आप उठाओ, उसका जो चित्र है या उसका जो ढांचा है वो अलग अलग है और स्वतंत्र है। देवनागरी लिपि की बड़ी विशेषता यहाँ है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ही कन्नड़ा के और देवनागरी की लिपि का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। संयुक्त जब हम लिखते हैं, संयुक्त यहाँ पर कन्नड़ा में क्या हो गया? त आधा हो गया, क पूरा हो गया, मगर हम उच्चार जो कर रहे हैं वहाँ उच्चार में क्या आ रहा है? संयुक्त।
क आधा होता है और त पूरा होता है। तो इसी को हम हिंदी में या देवनागरी में लिपि में लिखते हैं तो सम यू क आधा त पूरा संयुक्त। तो इस तरह से जो हम लिखते हैं वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ते हैं वही लिखा जाता है। सुवर्ण न पूर्ण आना चाहिए, मगर कन्नड़ा में हम देखते हैं तो सुवर्ण में लास्ट को क्या आता है, र का जो मात्रा होती है, जो क्या कहते हैं उसे, जो उसका वत्ताक्षर जो होता है वह र का जो वत्ताक्षर है वो आखिर में आता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं। अंग्रेजी में जाएंगे तो उसका तो बहुत ही सत्यानाश हो के रहा है, सत्यानाश है वो। तो उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको अंग्रेजी सीखने के लिए, क्योंकि एक्सेलरेट में क आ रहा है तो के आना चाहिए, मगर यहाँ पर ACCERALATOR एक्सेलरेट इस तरह से आता है। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि की बड़ी विशेषता क्या है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। और हम आगे देखते हैं कि यहाँ किसी एक भाषा की लिपि नहीं है, यानी जो ये देवनागरी लिपि है बहुत सारे भाषाओं को अपने में समाई हुई भाषा है। यहाँ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, महाराष्ट्री, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि है। यानी जो लिपि है एक ही भाषा की लिपि नहीं है, ये लगभग संस्कृत आप पढ़ने जाएंगे तो आपको देवनागरी लिपि में ही मिलेगी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, महाराष्ट्री, नेपाली आदि भाषाओं की यहाँ लिपि देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विशेषताएं देखेंगे तो देवनागरी लिपि में स्वर जो है वहाँ लगभग 10 है, मात्रा जो है उस लगभग 9 है। तो व्यंजन जो है, व्यंजन 33 अर्थात लगभग 52 चिन्ह है। यानी व्यंजन 33 है, उसके जो चिन्ह है वो 52 चिन्ह है। स्वर का वर्गीकरण भी यहाँ पर हुआ है। स्वर में हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर जो कम समय लेता है, उच्चारण में कम समय लेता है। ह्रस्व स्वर जो ज़्यादा समय लेता है वो उच्चारण में दीर्घ स्वर है। इसमें देखते हैं अ, इ, ओ, ह्रस्व स्वर, आ, ई, उ, यह दीर्घ स्वर। यानी स्वरों का भी वर्गीकरण किया गया है। व्यंजन में भी वर्गीकरण किया गया है, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। उसमें भी फिर अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण पहला और तीसरा अक्षर अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण है। तो इस तरह से हम देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं नासिक्य के आधार पर, यानी जो आखिर के 5वां अक्षर आता है वहाँ नासिक्य के आधार पर हम इसको देखते हैं। तो इस तरह से देवनागरी लिपि जो है, जो पढ़ा भी जाता है। देवनागरी लिपि भारत की प्राचीन लिपि है। हम देखते हैं कि देवनागरी जो लिपि है वहाँ भारत की प्राचीन लिपि है और भारत की कई अन्य भाषाओं यानी गुजराती, पंजाबी, उर्दू का साहित्य भी हम देवनागरी में हमें मिलता है। अतः राष्ट्र की संवेदना इस लिपि से सहज जुड़ी हुई है। यानी जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि से हमारी भारत देश की संवेदना इसके साथ जुड़ी हुई है। और प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग अलग स्वतंत्र मात्रा चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इस कारण स्वर युक्त व्यंजनों का उच्चारण के अनुरूप ही स्वतंत्र अक्षरों में लिपिबद्ध किया जाता है। यहाँ सरल एवं सहज लिपि है और इस लिपि में यहाँ व्यवस्था है कि किसी व्यंजन को स्वर रहित करके दिखाना हो तो उसके नीचे एक हलंत लगा दिया जाए तो वहाँ व्यंजन बन जाता है स्वर के बिना। और किसी एक भाषा की यहाँ लिपि नहीं है, यहाँ कई भाषाओं की लिपि है। अभी हमने देखा देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का एक उच्चारण होता है।
और देवनागरी जो लिपि है वहाँ लिपि रोमन वर्णों के स्थान छोटे बड़े वर्णों का अलग अलग रूप की समस्या नहीं है। इस कारण देवनागरी लिपि के लेखन में मुद्रण एवं टंकन की समस्या नहीं होती है। देवनागरी लिपि में जो स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों का न म जो है अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण यानी न म है, जो संसार की किसी भी लिपि में हम नहीं पाते हैं। तो देवनागरी लिपि का हम मानकीकरण जब देखते हैं तो उसके संदर्भ में देवनागरी लिपि क्या है, मानकीकरण का भी प्रयास इसका किया गया है और किया भी है। तो यहाँ देवनागरी लिपि की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इसके टंकण में असुविधा होती है, यहाँ भी वो कहते हैं। तो इस तरह से देवनागरी लिपि का हमने इस सत्र में देखा कि देवनागरी लिपि का जो क्रमबद्धता है, वैज्ञानिकता है, वहाँ हम देखते हैं कि वैज्ञानिक रूप से वहाँ समृद्ध है। तो देवनागरी लिपि का विशेषताएं हमने यहाँ देखा और लिपि की जो तत्व है उस लिपि के तत्व के हिसाब से देवनागरी लिपि खरा बैठता है। और देवनागरी जो लिपि है वहाँ लिपि कई भाषाओं से जुड़ा हुआ है। देवनागरी लिपि से ही आज हम संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, महाराष्ट्री, नेपाली आदि भाषाओं, हिंदी का ही लिपि देवनागरी है। तो कई भाषाओं को हम इस लिपि के अंतर्गत हम देखते हैं। तो आपको इसका पूर्ण ज्ञान चाहिए, यानी अभी तो मैं आपको संक्षेप में इस वीडियो के द्वारा सिखा रहा हूँ। तो आपको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान या ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है तो यहाँ पर दी गई जो संदर्भ सूची ग्रंथ है उस ग्रंथ का आप अनुकरण कीजिए, आप उसे लीजिए और उसको आपके लाइब्रेरी में इन ग्रंथों को लीजिए, इन पुस्तकों को लीजिए, लेकर आप पढ़िए तो आपको बहुत ही फ़ायदा, बहुत ही लाभ हो जाएगा। और आपको इन क्लासेस के जो वीडियो किए जा रहे हैं इनका आपको जो नोट्स चाहिए तो आपको पीपीटी जो ये 17 है, पीपीटी 17 के नाम से आपको पीपीटी नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसी के भाग में पीपीटी नोट्स भी आपको यहाँ पर रहेंगे, तो उसे भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मगर वहाँ संक्षेप में है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पर ये जो दिए गए हैं इन संदर्भ सूची ग्रंथों को आप क्या कीजिए, अपना लीजिए या उसे खरीद कर पढ़िए। तो इसी के साथ आप सब लोगों के साथ मैं अभी ये 17वां सत्र देवनागरी लिपि की विशेषताएं, तत्व और देवनागरी लिपि की विशेषताओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो इसी के साथ मेरा यहाँ सत्र मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।